So, good evening, good afternoon, guys. This is Dheeraj Kure. मैंने क्लास 11th का चैप्टर नंबर 10 विच इज़ क्लास सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तो आज के इस वीडियो में इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। प्लस अगर आप पहली बार देख रहे हो तब भी आप इसे पढ़ सकते हो एंड एनसीईआरटी करेंगे। और एंड ट्रस्ट में आपका 1 घंटा पूरा वर्थ इट रहने वाला है एंड आपको पूरा चीज़ समझ में आएगा। इस चीज़ का गारंटी मैं लेने का कोशिश करता हूँ। आ जाएगा यार समझ में। तो सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, तो विच इज़ इससे को पढ़ने से पहले आपको सेल के बारे में जानना चाहिए। तो सेल हमारे बॉडी में सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट में क्या पाया जाता है? सेल। तो वही सेल डिवाइड कर करके लिविंग ऑर्गेनिज्म को बड़ा करता है और इसी प्रोसेस को हम सेल साइकिल और सेल डिवीजन कहते हैं। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन कहते हैं। तो सेल के कुछ साइकिल होते हैं, प्लस वो डिवाइड कैसे करते हैं यही हम जानेंगे। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आप थोड़ा लाइट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है एंड बिना किसी देर की स्टार्ट करते हैं। इमेजिन करो यार कि एक छोटे से सेल हमें इतना बड़ा बना देता है। तो वो यही है, कैसे बनाता है यही हम जानेंगे। आर यू अवेयर दैट ऑल ऑर्गेनिज्म इवन द लार्जेस्ट स्टार्ट देयर लाइफ फॉर्म्स फ्रॉम अ सिंगल सेल? तो क्या आपको पता है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उसमें से चाहे वो लार्जेस्ट हो गया, वो किससे स्टार्ट करता है? वो एक सिंगल सेल से स्टार्ट करता है। जस्ट इमेजिन, सिंगल सेल से पूरा बड़ा जिराफ, एलिफेंट, या फिर हमें देख लो। You may wonder how a single cell then goes on to form such large organism। तो आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि सिंगल सेल आखिर इतना बड़ा कैसे हो जाता है। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्स इंडियड ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखो, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। एक कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब यार एक स्पेशल गुड है, गुड एक फीचर है ऑफ सेल इंडियड ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है किसका? लिविंग ऑर्गेनिज्म का। मतलब आपको जहाँ पे ग्रोथ रिप्रोडक्शन दिखे तो आप समझ आना कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स है किसका? लिविंग ऑर्गेनिज्म का। ऑल सेल्स रिप्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग इनटू टू with each parental giving rise to two total cells each time they divide। सारे सेल्स रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं? बाय डिवाइडिंग इनटू टू with each parental cell giving rise to two total cells each time they divide। देखो, एक सेल है, वो डिवाइड कैसे करेगा? बेसिकली वो अपने पेरेंट्स के सेल को दो हिस्सों में बांटेगा, डिवाइड करेगा। इसमें जो दो नए सेल बनेंगे, मान लो जो एक मेन सेल था वो डिवाइड होकर दो बचा, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे डॉटर सेल्स। तो ये हर बार होता है और हर बार जब डिवाइड करते हैं तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ता जाता है। These newly formed daughter cells can themselves grow and divide, giving rise to a new population that is formed by the growth and division of a single parental cell and its progeny। तो ये जो नए नए डॉटर सेल बनते हैं उनके अंदर खुद का एक कैपेसिटी रहता है कि वो ग्रो कर सकते हैं, वो डिवाइड कर सकते हैं एक नए पॉपुलेशन को बनाने में। एंड दैट इज फाउंड बाय द ग्रोथ एंड डिवीजन ऑफ अ सिंगल पेरेंटल चेन एंड प्रोजेनी। एंड ये किससे पॉसिबल है? सिंगल पेरेंटल सेल से एंड उसके प्रोजेनी से। प्रोजेनी मतलब नए डॉटर सेल से। इन अदर वर्ड्स, सच साइकिल्स ऑफ ग्रोथ एंड डिवीजन अलाउ सिंगल सेल टू फॉर्म स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ मिलियन ऑफ सेल। तो ये साइकिल ऑफ ग्रोथ या फिर डिवीजन अलो करते हैं सिंगल सेल को कि वो एक पूरा स्ट्रक्चर या फिर मिलियंस ऑफ सेल बना सके। तो दिस वाज द फर्स्ट पैराग्राफ, आई होप समझ में आया होगा। देन 10.1, सेल साइकिल। सेल डिवीजन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखो, सेल डिवीजन हर एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में। ड्यूरिंग द डिवीजन ऑफ अ सेल सेल को जब हम सेल को डिवाइड करते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ टेक्स प्लेस। सेल डिवीजन के दौरान क्या क्या होता है? पहला चीज़, डीएनए रेप्लिकेशन हो जाता है एंड सेल ग्रोथ टेक्स प्लेस, मतलब हो जाता है। ऑल दिस प्रोसेसेस दैट इज सेल डिवीजन, डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ, सारे प्रोसेस जैसे कि आपका सेल डिवीजन, डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ hence have to take place in a coordinated way to ensure correct division and formation of progeny containing intact genomes। तो आपका ये सारे प्रोसेस है, जैसे कि आपका सेल डिवीजन हो गया, सेल का डिवीजन, और डीएनए रेप्लिकेशन मतलब डीएनए की कॉपी, एंड सेल ग्रोथ मतलब सेल का ग्रोथ, मतलब सेल का बढ़ोतरी। ये इन सब चीज़ों को ये इंश्योर करने रहता है कि ये सारे एक अच्छे कोऑर्डिनेटेड वे में डिवाइड करें या फिर डिवाइड करें और अच्छा प्रोजेनी मतलब डॉटर सेल्स बना सके जिनके अंदर इंटैक्ट जीनोम्स हो। जीनोम्स मतलब आपके जीन्स। अगर कुछ भी गलती हुआ तो फ्यूचर में सत्यानाश हो सकता है।
हाँ, वही बोल सकते हो यार, क्योंकि एक छोटा सा मिस्टेक होता है तो बड़े बड़े डिजीज हो सकते हैं, फिर कोई प्रॉपर चीज़ से नहीं बन सकते हैं। हाँ, इमेजिन एंड बी आर ग्रेटफुल, अगर आप सही सलामत हो। अगर बच्चे में किसी भी बच्चे को सेल डिवीजन में कुछ दिक्कत हुआ तो फ्यूचर में उसका मतलब बहुत कुछ हो सकता है। और अब हम एमबीबीएस में पढ़ेंगे द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बाय विच a cell duplicates its genome, synthesis of the other constituent of the cell, and eventually divides into two daughter cells is termed cell cycle. The sequence events by which a cell duplicates its genome, मतलब कि वो सीक्वेंस, वो एक के बाद एक वाला स्टेप, बाय विच जिससे हम सेल डुप्लीकेट, मतलब जिस वजह से सेल डुप्लीकेट करता है वो है जीनोम। नहीं, इसका मतलब है द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बाय विच आ सेल डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम, वो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जिसकी वजह से सेल अपने जीनोम डुप्लीकेट करता है, सिंथेसिस द अदर कंस्टिट्यूएंट ऑफ द सेल एंड इवेंचुअली डिवाइड इनटू टू टोटल सेल इज टर्म्ड एज सेल साइकिल। हाँ, द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स मतलब वो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बाय जिस वजह से सेल डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम, सेल अपना डुप्लीकेट करता है जीनोम को, सिंथेसिस करता है अदर कंस्टिट्यूएंट ऑफ द सेल को, मतलब नए कंस्टिट्यूएंट ऑफ द नए सेल्स बनाता है, एंड एंड इवेंचुअली डिवाइड्स इनटू टू टोटल सेल्स and eventually divides into two total cells is termed cell cycle. इसको हम कहते हैं cell cycle. Although cell growth in terms of cytoplasmic increase is a continuous process. हालांकि cell growth in terms of cytoplasmic increase is a continuous process. हालांकि cell growth है in terms of cytoplasmic increase वो continuous process है, मतलब लाइफ टाइम जब तक जीवित है कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म तब तक का प्रोसेस है. DNA synthesis occurs only during one specific stage in the cell cycle. तो DNA का सिंथेसिस वाला स्टेज है वो खाली वन स्पेसिफिक स्टेज में होता है सेल साइकिल के अंदर. द रिप्लिकेट द डीएनए सिंथेसिस अकर्स ओनली ड्यूरिंग वन स्पेसिफिक स्टेज. तो आपका जो डीएनए सिंथेसिस है ना वो खाली वन स्पेसिफिक स्टेज में सेल साइकिल में होता है. जैसे कि हमारा लाइफ साइकिल देख लो, हमारा हमारा हर एक, चाहे वो आपका चाइल्डहुड हो गया वो एक ही बार आता है, वो आपका एडल्टहुड हो गया, टीनेज हो गया, वो एक ही बार आता है. सेम इसी तरह सेल डिवाइड करने का जो स्टेज है ना वो एक ही बार आता है. द रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम डीएनए द रेप्लिकेटेड chromosomes DNA are then distributed to daughter nuclei by which a complex series of events during cell division. The replicated chromosomes DNA are then distributed to daughter nuclei by a complex series of events during cell division. तो जो ऑलरेडी डुप्लीकेट हो गए हैं वो वाले क्रोमोसोम्स या फिर डीएनए आर देन वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं डॉटर न्यूक्लाई को बाई अ कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट्स. कैसे? बहुत कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट्स से होके ड्यूरिंग सेल डिवीजन. मतलब आपका जो रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम है, मतलब ऑलरेडी जो डुप्लीकेट हो गया है वो वाला क्रोमोसोम या फिर डीएनए वो डिस्ट्रीब्यूट होता है डॉटर न्यूक्लाई में बाई कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट्स. जिसकी अगर आपने पढ़ा हुआ होगा चैप्टर तो आपने म्यूसिस माइटोसिस ये कर लिया होगा. तो ये इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है. दिस इवेंट्स आर देमसेल्व्स अंडर जेनेटिक कंट्रोल. तो ये सारे इवेंट्स जेनेटिक कंट्रोल के अंदर ही होता है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज 10.1.1. आप ये चीज़ को भी नोटिस करना है. 10.1 ये आपको समझने के में हेल्प करता है. ये टॉपिक है उसका सब टॉपिक है ऐसा करके. अ टिपिकल यूकैरियोटिक सेल इज इलस्ट्रेटेड बाय ह्यूमन सेल्स इन नेचर. अ टिपिकल यूकैरियोटिक सेल इज इलस्ट्रेटेड बाय ह्यूमन सेल्स इन नेचर. एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल मतलब जिसका न्यूक्लियस डेवलप हो चुका है ऐसा सेल, वो किससे रिप्रेजेंट हो सकता है? वो हमारे ह्यूमन सेल्स से रिप्रेजेंट हो सकते हैं, क्योंकि ह्यूमन सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है वो मेम्ब्रेन बॉन्ड होता है. दिस सेल्स डिवाइड वंस इन अप्रोक्सीमेटली एवरी 24 आवर्स. तो हमारा सेल है वो अप्रोक्सीमेटली हर 24 घंटे में बनता है, हर 24 घंटे में डिवाइड होता है. हाउएवर द ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल कैन वेरी फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म एंड ऑल्सो फ्रॉम सेल टू सेल टाइप. हालांकि आपका जो सेल साइकिल का ड्यूरेशन है वो ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी करेगा. ऑल्सो फ्रॉम सेल टाइप टू सेल टाइप, मतलब कौन सा सेल है वो टाइप टू टाइप वेरी करेगा. ईस्ट फॉर एग्जाम्पल कैन प्रोग्रेस थ्रू द सेल साइकिल इन ओनली अबाउट 90 मिनट्स. एग्जाम्पल के तौर पे आपका ईस्ट को देख लो, हमारा वो कितने घंटे में डिवाइड हो रहा है? 24 घंटे में. ईस्ट को कितना हो रहा है? कैन प्रोग्रेस थ्रू सेल साइकिल इन ओनली अबाउट 90 मिनट्स. वो खाली 90 मिनट्स में पूरा डिवाइड कर लेगा. द सेल साइकिल इज डिवाइडेड इनटू टू बेसिक फेजेस. सेल साइकिल का वो टू बेसिक फेजेस में डिवाइड हो सकता है. हाँ, सेल साइकिल को हम टू बेसिक मेन फेज में डिवाइड कर सकते हैं. पहला है इंटरफेस एंड सेकेंड वन इज एन फेज. एन फेज को हम माइटोटिस फेज के नाम से भी जानते हैं. आपका एक और एग्जांपल इसकी जगह एक और एग्जांपल लेना चाहूँगा. ई कोलाई खाली 20 मिनट में अपने आप को डिवाइड कर लेता है. इमेजिन. और भी कई सारे ऑर्गेनिज्म है जो अपने आप को इजीली डिवाइड कर सकते हैं. The M phase represents the phase when the actual cell division or mitosis occurs, and the interphase represents the phase between two successive M phase.
एम फेज किसको रिप्रेजेंट करता है, वो उस फेज को जहाँ पे एक्चुअल सेल डिवीजन और माइटोसिस अकर्स, जहाँ पे एक्चुअल सेल डिवीजन होता है और या फिर माइटोसिस मतलब इक्वेशनल डिवीजन होता है, और द इंटरफेस रिप्रेजेंट द फेज बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेज। तो इंटरफेस किसको रिप्रेजेंट करता है, दो एम फेज के बीच की जगह को इंटरफेस रिप्रेजेंट करता है। इट इज सिग्निफिकेंट टू नोट दैट इन द 24 आवर एवरेज ड्यूरेशन ऑफ अ सेल साइकिल ऑफ ह्यूमन सेल, यही इंपॉर्टेंट है, इट इज सिग्निफिकेंट टू नोट दैट इन 24 आवर एवरेज ड्यूरेशन ऑफ अ सेल साइकिल ऑफ ए ह्यूमन सेल, सेल डिवीजन प्रॉपर लास्ट फॉर ओनली अबाउट एन आवर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पे करने के लिए बोला गया है कि पूरे 24 हम हमारा सेल कितने घंटे में डिवाइड होता है, 24 घंटे में, लेकिन एक्चुअल जो सेल डिवीजन है वो लास्ट फॉर ओनली अबाउट एन आवर। सेल डिवीजन प्रॉपर कब होता है, लास्ट के 1 घंटे में हो जाता है। द इंटरफेस लास्ट मोर देन 95% ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ द सेल साइकिल। हाँ, मतलब आपका जो इंटरफेस है वो 95% वाला पोर्शन, 95% पोर्शन का टाइम वो कंज्यूम कर लेता है, बाकी आपका जो एम फेस है वो खाली 5% ऑफ टाइम लेता है। The M phase starts with the nuclear division corresponding to the separation of daughter chromosomes. The M phase starts with the nuclear division. M phase start कैसे होता है, वो न्यूक्लियर डिवीजन से स्टार्ट होता है, corresponding to the separation of daughter chromosomes. Corresponding to the separation of daughter chromosomes मतलब पहले न्यूक्लियर डिवीजन होता है, देन क्या होता है, सेपरेशन ऑफ डॉटर क्रोमोसोम्स। डॉटर क्रोमोसोम्स का, डॉटर क्रोमोसोम्स है ना, उनका सेपरेशन होता है, मतलब हाँ टूट जाता है, जिसे हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस, एंड यूजुअली एंड्स विद 2 डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। उसके बाद जो साइटोप्लाज्म है ना उसका डिवीजन होता है। साइटोप्लाज्म मतलब वो लिक्विड पोर्शन, सेल का लिक्विड पोर्शन जिसमें सारे ऑर्गेनल्स, इमेजिन करो वो फ्लोट होते रहता है। एक सेल है उसके अंदर मान लो पानी है, उसी पानी को हम सेल क्या बोलते हैं यार, साइटोप्लाज्म कहते हैं, एंड उसी पे सारे ऑर्गेनल्स तैरते रहते हैं। इन बैक टू द टॉपिक, द इंटरफेस दो कॉल्ड द रेस्टिंग फेस। इंटरफेस को हम रेस्टिंग फेस भी कहते हैं। ये है क्या, is the time during which the cell is preparing for division by undergoing both cell growth and DNA replication in an orderly manner. ये वो टाइम है जहाँ पे सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है डिवीजन के लिए। कैसे, बाय अंडरगोइंग बोथ सेल ग्रोथ एंड डीएनए रेप्लिकेशन इन एन ऑर्डरली मैनर। बाय अंडरगोइंग बोथ सेल ग्रोथ, कैसे प्रिपेयर करता है, सेल ग्रोथ एंड डीएनए रेप्लिकेशन इन ऑर्डरली मैनर, मतलब सेल ग्रोथ भी करता है एंड डीएनए रेप्लिकेशन करता है, लेकिन एक ऑर्डरली मैनर पे। वही ऑर्डरली मैनर को हम पढ़ेंगे। द इंटरफेस इज डिवाइडेड इनटू 3 फर्दर फेसेस। इंटरफेस को हम फर्दर 3 फर्दर फेसेस में डिवाइड कर सकते हैं, विच इज G1 फेस गैप, जिसे हम कहते हैं गैप 1 फेस, एंड S फेस मतलब सिंथेसिस फेस, एंड G2 फेस विच इज गैप 2 फेस। ये तीनों है, उसको हम एक करके देखते हैं। G1 फेस करस्पॉन्ड टू द इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। G1 फेस को हम कैसे समझा सकते हैं, ये इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, मतलब मान लो आपको माइटोसिस हो गया तो आपका जो नया नया डिवीजन है ना सेल डिवीजन का, ये उस फेस को वो इस फेस को रिप्रेजेंट करता है, विच इज इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन एक्चुअली स्टार्ट होता है। ड्यूरिंग G1 फेस द सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव एंड कंटिन्यूसली ग्रोस बट डज नॉट रेप्लिकेट्स इट्स डीएनए। तो G1 फेस में आप इमेजिन करो सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव है, मतलब हाँ मतलब वो रेडी है, अपने आप को एकदम एनर्जी भरा हुआ है एंड वो कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है। इमेजिन, इसमें आप इमेजिन करो कि सेल ग्रो कर रहा है बट डज नॉट रिप्लिकेट, मतलब ग्रो तो कर रहा है लेकिन अपने आप को रिप्लिकेट नहीं कर रहा है, अपने डीएनए रिप्लिकेट नहीं कर रहा है। देन हमारा आता है एस और सिंथेसिस फेज, मार्क्स द पीरियड ड्यूरिंग विच डीएनए सिंथेसिस और रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस। एस या फिर सिंथेसिस फेज उस पीरियड को बोलते हैं जहाँ पे डीएनए सिंथेसिस और रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस। यहाँ पे हमारा डीएनए सिंथेसिस है और जो रेप्लिकेशन है वो टेक्स प्लेस हो जाता है, मतलब हो जाता है। ड्यूरिंग दिस टाइम द अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल्स डबल्स। इस टाइम पे मतलब इस फेज पे आपका जो अमाउंट है डीएनए का वो जस्ट डबल हो जाता है। इफ इनिशियल अमाउंट इफ द इनिशियल अमाउंट ऑफ डीएनए इज डिनोटेड एज 2C, मान लो इनिशियली आपका डीएनए कितना है, रिप्रेजेंट करते हैं 2 कार्बन है, 2C है, 2C 2C है, देन इट इज इंक्रीजेस टू 4C। किस फेज पे, आपका सिंथेसिस फेज पे वो जस्ट डबल हो जाता है। हाउएवर देयर इज नो इंक्रीज इन क्रोमोसोम नंबर। हाँ, हालांकि इमेजिन यहाँ पे आपका वो बन सकता है असर्शन रीजन। हालांकि यहाँ पे इस फेज पे आपका जो इंक्रीज इन क्रोमोसोम नंबर, यहाँ पे आपका क्रोमोसोम नंबर इंक्रीज नहीं होता है। If the cell had diploid or two numbers of chromosome at G1, even after S phase, the number of chromosomes remain the same. Imagine आपका if the cell had diploid or two number of chromosome, अगर आपका कहाँ गया यार, if the cell had diploid or two number of chromosome at G1, even after S phase, the number of chromosome remain the same. If the cell had diploid or two number of chromosome, हाँ अगर आपका क्रोमोसोम 2n है
जीवन पे अगर एस फेज हो जाएगा ना तब भी ये 2n ही रहेगा, मतलब क्रोमोसोम को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि उससे डिवाइड होना है कि नहीं। होता क्या है आपका डिवाइड खाली डीएनए। इन एनिमल सेल ड्यूरिंग द एस फेज, इन एनिमल सेल्स ड्यूरिंग द एस फेज डीएनए रेप्लिकेशन बिगिंस इन द न्यूक्लियस। एनिमल सेल पे इन एनिमल सेल, अब हम बात कर रहे हैं एनिमल सेल पे, मतलब कि हमारी सेल है। ड्यूरिंग द एस फेज डीएनए रेप्लिकेशन बिगिंस इन द न्यूक्लियस एंड द सेंट्रियोल डुप्लीकेट्स इन द साइटोप्लाज्म। हाँ, एनिमल सेल में मतलब हमारे सेल में, मतलब किसी भी जानवर के सेल में एस फेज पे क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाता है कहाँ पे, न्यूक्लियस में। देन सेंट्रियोल, सेंट्रियोल मतलब आप आपको सेल चैप्टर में जानने को मिलेगा, फिर भी आप ये इमेज देख सकते हो। सेंट्रियोल डुप्लीकेट्स इन द साइटोप्लाज्म, मतलब सेंट्रियोल भी साइटोप्लाज्म में डुप्लीकेट हो सकता है, हो जाता है। ड्यूरिंग द G2 फेज, G2 फेज पे क्या होता है, प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड इन अ प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस विल सेल ग्रोथ कंटिन्यूस। G2 फेज पे क्या होता है, हमने एस फेज पढ़ लिया, G1 फेज पढ़ लिया, लेकिन हम पढ़ते हैं G2 फेज। G2 फेज पे प्रोटीन सिंथेसाइज होते हैं, प्रोटीन सिंथेसाइज मतलब प्रोटीन बनते हैं इन प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस विल सेल ग्रोथ कंटिन्यूस। प्रोटीन बनते हैं किसके लिए, माइटोसिस के लिए, और आपका सेल ग्रोथ है ना वो चलता ही रहता है, वो चलते ही रहता है। सम सेल्स इन adult animals do not appear to exhibit division. Adult animals do not exhibit cell division. Example heart cell. हाँ, कुछ सेल्स हैं जो एडल्ट एनिमल्स हैं। एडल्ट एनिमल्स मतलब हमारे हमारे बुजुर्ग को इमेजिन कर लो, बुजुर्गों में कुछ सेल्स सेल डिवीजन अकर नहीं करते, जैसे कि हमारे बुजुर्ग में आपका जो हार्ट सेल है वो रिप्रेजेंट क्या बोलते हैं यार, डिवाइड नहीं होते, इस वजह से वो कुछ नहीं बोलूँगा। एंड मेनी अदर सेल्स डिवाइड ओनली ओकेशनली, और कुछ अदर सेल्स हैं वो खाली ओकेशनली डिवाइड करते हैं, मतलब टाइम टाइम पे जब उनका मर्जी करे तभी वो डिवाइड करते हैं। एज नीडेड टू रिप्लेस द सेल्स दैट हैव बीन लॉस्ट बिकॉज ऑफ इंजरी और सेल डेथ। हाँ, जब ज़रूरत पड़े तब डिवाइड करते हैं, जैसे कि किसी सेल का रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़े, जब आपका कोई इंजरी हो या फिर सेल का डेथ हो, तब ये अपना जलवा दिखाते हैं, डिवाइड होते हैं। दीज सेल्स दैट डू नॉट डिवाइड फर्दर एग्जिट G1 फेज। अगर ये सेल जो फर्दर डिवाइड नहीं करते हैं वो एग्जिट कर देते हैं, G1 फेज को एग्जिट कर देते हैं टू इंटर एन इनएक्टिव स्टेज कॉल्ड क्वोशंट स्टेज ऑफ द सेल साइकिल। तो ये सेल्स जो अपने मनमर्जी के मालिक है वो G1 फेज को एग्जिट कर देते हैं और वो एक इनएक्टिव फेज, मतलब जो एक्टिव नहीं है उस फेज पे चले जाते हैं, जिसे हम कहते हैं क्वोशंट फेज। क्वोशंट स्टेज से हम जीनोम से रिप्रेजेंट करते हैं ऑफ द सेल साइकिल का। सेल्स इन दिस स्टेज रिमेन मेटाबॉलिकली एक्टिव बट नो लॉन्गर। यहाँ पे MCQ बन सकता है कि क्वेश्चन फेज पे क्या होता है, सेल्स इन दिस स्टेज क्या होता है, मेटाबॉलिकली एक्टिव तो होते हैं बट नो लॉन्गर प्रोलिफरेट अनलेस, एक्टिव तो होते हैं लेकिन अपने आप को डिवाइड नहीं करते हैं अनलेस ऑन टू डू सो डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। जब तक जरूरत नहीं पड़ती तब तक अपने आप को डिवाइड नहीं करते। हाँ, इन एनिमल्स पे माइटोटिक सेल्स डिवीजन इज ओनली सीन इन द डिप्लॉइड सोमैटिक सेल्स। एनिमल्स में आपका जो माइटोटिक सेल डिवीजन है ना वो खाली डिप्लॉइड सोमैटिक सेल में दिखता है, मतलब आपका डिप्लॉइड सेल है ना खाली उन्हीं में दिखता है। However, there are few exceptions to this where haploid cells divide by mitosis. इमेजिन, यहाँ पे एक बढ़िया कंसेप्ट है, आपका जो माइटोसिस है, मतलब माइटोसिस फेज है वो खाली डिप्लॉइड सेल में होता है। डिप्लॉइड सेल मतलब 46 क्रोमोसोम और एन ऐसा होता है ना, 46 क्रोमोसोम वगैरह, आप ये डायग्राम देखो आपको समझ में आ जाएगा। हालांकि इसका कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि कुछ सेल्स हैप्लॉइड होते हैं वो फिर भी डिवाइड कर लेते हैं, जैसे कि आपका मेल हनी भी है वो आपका यू डिवाइड हो जाता है। अगेंस्ट दिस द प्लांट्स कैन शो माइटोटिक डिवीजन इन बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल। हाँ, लेकिन प्लांट्स के केस में क्या होता है, वो दोनों माइटोटिक डिवीजन में शो करते हैं एंड माइटोटिक डिवीजन दोनों में शो करते हैं, चाहे वो आपका हैप्लॉइड हो या फिर डिप्लॉइड सेल हो। अंडरस्टूड। यहाँ पे एक बढ़िया कंसेप्ट है, जस्ट सोचो थोड़ा। एनिमल्स में खाली डिप्लॉइड डिप्लॉइड सेल्स में ही माइटोटिक डिवीजन शो करता है, लेकिन प्लांट्स में क्या होता है, प्लांट्स में आपका चाहे वो सेल हैप्लॉइड हो या फिर डिप्लॉइड हो, दोनों में माइटोटिक डिवीजन शो करता है। माइटोटिक डिवीजन मतलब आपका आगे में पढ़ेंगे, मतलब बराबर का डिवीजन, जस्ट अभी समझाने के लिए बोल रहा हूँ। From your recollection of examples of alternation generation in plants, identify plant species and stages at which mitosis is seen in haploid cells. आपके याददाश्त में सोचो कि alternation of generation of plants, मतलब चैप्टर नंबर 3 है, उसमें कौन कौन से प्लांट स्पीसीज डिवाइड करेंगे जब माइटोसिस दिखेगा, कौन कौन से प्लांट लाइफ साइकिल में माइटोसिस दिखेगा। अब हमारा स्टार्ट होता है एम फेस। तो चलिए देखते हैं एम फेस को। दिस इज द मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ द सेल साइकिल। ये सबसे ड्रामेटिक पीरियड है, सबसे धूम चलाने वाला पीरियड यही है, सेल साइकिल।
इन्वॉल्विंग अ मेजर रिऑर्गेनाइजेशन वर्चुअली ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द सेल। इसमें सारे रिऑर्गेनाइजेशन मतलब वापस रिऑर्गेनाइज करते हैं। रिऑर्गेनाइज मतलब सेल इंटरफेस में तो इधर उधर हिल जाते हैं, लेकिन इसमें सब कुछ अपने अपनी जगह पे वापस आ जाता है। ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द सेल मतलब सारे कंपोनेंट जो सेल के हैं ना वो वापस अपनी जगह पे आ जाता है। सिंस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द पेरेंट एंड द प्रोजेनी सेल्स इज सेम। हमने अभी भी पढ़ा ना कि क्रोमोसोम स्पेस पर डिवाइड नहीं होते हैं। सिंस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द पेरेंट और प्रोजेनी सेल इज सेम, मतलब कि आपका जो क्रोमोसोम पेरेंट प्रोजेनी, पेरेंट है और उसके बच्चे में पेरेंट सेल है और उसके मतलब बच्चे वाले सेल में क्रोमोसोम सेम है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज इक्वेशनल डिवीजन। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज इक्वेशनल डिवीजन। तो इसलिए इसे हम कहते हैं इक्वेशनल डिवीजन। अंडरस्टूड? मतलब क्रोमोसोम दोनों में सेम है इसलिए इसे हम इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। और आप अगर बोर्ड में हो तो पूछ सकते हैं वाई एम्फेसिस कॉल्ड एज इक्वेशनल डिवीजन, तो आप ये रीजन दोगे तभी मिलेगा, वरना भाई नहीं मिलता, काट देते हैं नंबर, दिमाग खराब हो जाता है। दो फॉर कन्वीनियंस माइटोसिस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 स्टेजेस। फॉर सुविधा के लिए माइटोसिस को फर्दर 4 स्टेजेस में बांटे हैं। 4 स्टेजेस में बांटे हैं, 4 स्टेजेस में न्यूक्लियर डिवीजन के बांटे हैं। और कैरियोकाइनेसिस देखते हैं कि कौन कौन से क्या है। देखो माइटोसिस में न्यूक्लियर डिवीजन को 4 स्टेजेस में बांटा है। न्यूक्लियर डिवीजन मतलब आपका कैरियोकाइनेसिस। तो कौन कौन से हैं? आपका प्रोफेज है, मेटाफेज है, एनाफेज एंड टेलोफेज है। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। ठीक। इसको आप PMAT, पहले होता था शायद एग्जाम, इस ट्रिक से याद कर सकते हो, PMAT नीट की जगह। It is very essential to understand that cell division is a progressive process and very clear cut lines cannot be drawn between various stages. देखो ये जानने के लिए बहुत ज़रूरी है कि सेल डिवीजन है ना वो प्रोग्रेसिव प्रोसेस है, मतलब प्रोग्रेस होता जाएगा, प्रोग्रेसिव प्रोसेस है एंड वेरी क्लियर टू कट लाइंस कैन बी ड्रॉन बिटवीन वेरियस स्टेजेस। हाँ मतलब वहाँ पे कोई क्लियर कट लाइंस वेरियस स्टेजेस के बीच नहीं डाल सकते हैं। कैरियोकाइनेसिस इन्वॉल्विंग द फॉलोइंग 4 स्टेजेस, मतलब कैरियोकाइनेसिस 4 स्टेजेस में डिवाइड होता है। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। देखते हैं क्या करके। देखो यहाँ पे 10.2.1 है, इसको नोट करो। ये क्या दर्शाता है? जनरली बच्चे इग्नोर करते हैं, ये इसका टॉपिक है। Prophase, which is the first stage of karyokinesis of mitosis, follows the S and G2 phases of interphase. Prophase, which is the first stage of karyokinesis of mitosis, follows the S and G2 phase of the interphase.